एकता अग्रवाल। कल हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स लिखे थे कि हम लोग एक्चुअली सेक्शन 1 स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। और कल हम लोगों ने इसके टॉपिक्स लिख लिए थे कि कौन कौन से इसके टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। मैंने आज ये बनाया है टारगेट कि आज हम लोग सेक्शन 1 जो है वो पूरा कंप्लीट कर देंगे। और सेक्शन 1 में हम लोग ने 2 पार्ट्स कर लिए थे, एक सेक्शन 1 है, एक सेक्शन 1 भी। सेक्शन 1 में एक जो टॉपिक्स की लिस्टिंग थी वो हम लोगों ने कल लिख ली थी। आज हम लोग उसके आगे का स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक्स इसके कंप्लीट कर लेते हैं। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 1 में सबसे पहले में जो पहला टॉपिक था हमारा वो था हमारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। कुछ चीजें जो हैं जो कि हम बोल रहे हैं उसको आप डायरेक्टली अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हर चीज को बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं होगी। कुछ चीजें आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, सो दैट हमारा जो सेशन हो वो थोड़ा अच्छी तरीके से स्मूथली रन कर सके और कम टाइम में हम लोग ज्यादा चीज कर सकें। ओके, सो पहला टॉपिक था हमारा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं हमारे, रेशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पे q की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगी। तो ऐसे नंबर्स हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर्स क्या होंगे हमारे? इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिसको सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, या हम ये कहें कि जिनके परफेक्ट रूट्स नहीं होते हैं। जैसे कि हमारा √3 हो गया, √2 हो गया, पाई हो गया, ये हमारे क्या है? इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा जो कि हमको पढ़ना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं अगर कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, किस फॉर्म में? z इक्वल टू a प्लस आयोटा b के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, जहां पर a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या होगी? a हमारा रियल नंबर होगा और b भी हमारा रियल नंबर होगा। a की वैल्यू a जो होगा वो इसका क्या कहलाएगा? a कहलाएगा रियल नंबर ऑफ z। ए जो होता है वो रियल पार्ट कहलाता है z का, और बी जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है z का। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? और हम लिख सकते हैं कि अगर हम इफ a की वैल्यू को अगर हम 0 कर दें तो z की वैल्यू आइटा b हो जाएगी जो कि एक प्योर इमेजिनरी नंबर आएगा, और अगर हम b की वैल्यू को 0 कर देंगे तो z की वैल्यू a हो जाएगी जो कि प्योर इमेजिनरी नंबर आएगा। a और b क्या होता है? a रियल पार्ट होता है z का और b इमेजिनरी पार्ट होता है z का। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल अगर हमें लिखना है तो हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पे x क्या होता है? x रियल पार्ट होता है इसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z का, और y जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, और क्या यहाँ पे बता सकते हैं? बस इतना ही काफी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर्स क्या टॉपिक है कि किस तरीके से हम इमेजिनरी नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर्स, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, किस तरीके से हम टॉपिक्स को इमेजिनरी नंबर्स पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉरी, क्या बोल रहे हैं हम भी? ज्योमेट्रिकल इमेजिनरी नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं उसको हम लोग एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जहां पर एक्स एक्सिस होती है वो भी रियल एक्सिस होती है और वाई जो होती है वो भी इमेजिनरी एक्सिस होती है। लेकिन अगर हमें क्या बोलते हैं कि इमेजिनरी नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है अपने प्लेन पर तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अभी तक आप लोगों ने एक चीज देखी है कि ये जो एक्सिस होती है ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी क्या होती है? वाई एक्सिस होती है, और ये भी हमारी रियल होती है और ये भी हमारी रियल होती है। अभी तक आप लोगों ने इस चीज को नोटिस किया होगा। और जो यहाँ पर अगर कोई भी हमें नंबर कोई भी ये अगर इस पे रिप्रेजेंट करना है एक्स वाई प्लेन पे तो हम नंबर को ऐसे 3, y लिख देते हैं, सॉरी
ये 3,2 हमने लिख दिया, ये कोई पॉइंट P है और ये इस पे रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। और ये क्या है, नंबर है, रियल नंबर है हमारा, और इस पे रिप्रेजेंट हो जाता है, ठीक। अगर हमको मानिए इमेजिनरी नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है इस पे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है कि ये जो y एक्सिस होती है हमारी, ये हमारी x एक्सिस है, ये तो हमारी रियल रहती है, और जो हमारी y एक्सिस होती है ये इमेजिनरी एक्सिस होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको इमेजिनरी एक्सिस क्यों बोलते हैं? इसको क्यों नहीं बोला हमने इमेजिनरी एक्सिस, इसी को क्यों बोला? y एक्सिस को ही इमेजिनरी एक्सिस क्यों बोला, x को क्यों नहीं बोला? तो इसका रीजन देखो क्या होता है, एक छोटा सा रीजन होता है। और ये क्वेश्चन अगर मानिए कभी ऐसा हुआ कि, वैसे इस पे कभी आपके इंटरव्यू पे कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा कि y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस क्यों बोलते हैं, लेकिन अगर बाय द वे अगर किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया कि बताइए, अगर मानिए वो मैथ्स का ही है, मैथ्स का ही कोई प्रोफेसर बैठा हुआ है आपके पैनल पे, फिजिक्स के आप हैं लेकिन वो प्रोफेसर मैथ्स का है, तो उसने मानिए कुछ पूछ लिया आपसे कि बताओ अच्छा वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस क्यों बोलते हो, तो उसका एक छोटा सा रीजन है। रीजन ये है, ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी, ये कोई पॉइंट हमारा हमने ले लिया पर ओरिजिन ओ हो गया, और ये पॉइंट हमने ए ले लिया, इस पॉइंट को हमने ए डैश बोल लिया, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया उसको हमने ए डबल डैश बोल दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, एक्स होगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, माइनस एक्स होगी, ठीक है। ये कितना है 90 डिग्री, और ये भी कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ से एक चीज ये नोटिस करो कि माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं भाई, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो -1 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो माइनस एक्स को माइनस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आयोटा स्क्वायर इंटू एक्स। इसको ये लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा हमारा, आयोटा इंटू आयोटा एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज ये देखो कि माइनस एक्स से अगर हमें एक्स पर जाना है, या हम उल्टा कहें कि एक्स से हमें माइनस एक्स पर जाना है, एक्स से हमें माइनस एक्स पर जाना है, मतलब अगर हमें ओ ए से ओ ए डबल डैश पर जाना है, हम ये कह रहे हैं कि ओ ए से हमें कहाँ जाना है, ओ ए डैश पर जाना है। ये ओ ए है आपका, और ये आपका ओ ए डैश है, ठीक है। तो हमें यहाँ से यहाँ जाना है, ऐसे, ये ऐसे, यानी पूरा 180 डिग्री अगर हमें रोटेट करना है, हमको कितना रोटेट करना है, 180 डिग्री अगर हमें रोटेट करना है, ओ ए से हमें कहाँ जाना है, ओ ए डैश तक जाना है। ये 90 हो गया, 90 हो गया, यानी 180 हो गया, यानी हमें पूरा 180 डिग्री क्या करना है, रोटेट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको x को आयटा स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमें ओ ए से ओ ए डैश तक जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को आयटा स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। आयटा स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे x को, तो ये क्या बन जाएगा, आयटा स्क्वायर x बन जाएगा। और आयटा स्क्वायर x क्या होता है, माइनस एक्स होता है, यानी हम यहाँ पे पहुंच गए, ओ डैश पे पहुंच गए। तो आयटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे कहाँ पहुंचते हैं, माइनस एक्स पे पहुंच गए, ओ डैश पे पहुंच गए। तो अगर हम इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करें, सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई करें, मतलब x को अगर हम सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, इस y एक्सिस पे पहुंचेंगे। तो ये क्या कहलाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी कितनी, ओ ए डबल डैश। ये हमारा कहाँ पे पहुंच गए हम, सिर्फ अगर हम इसको आयोटा एक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, ये ओ ए डबल डैश पे पहुंच जाएंगे, ओ ए डबल डैश पे। और ये क्या है हमारी, ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है। इसीलिए इस एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस बोलते हैं, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर रिप्रेजेंट होता है वो सब क्या होता है, हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का। वाई एक्सिस पे जो भी नंबर रिप्रेजेंट होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसीलिए हम यहाँ पर सारे जो भी इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस पर। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम इसको आयोटा एक्स को हमने क्या किया, सॉरी एक्स को अगर हम सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ओ ए डबल डैश पे पहुंच जाएंगे, क्लियर।
तो एक छोटा सा ये तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर इसको हमें एक 180 डिग्री अगर हमें रोटेट करना होता है तो एक्स को हमें आयटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता है, और अगर हमें इसे वाई एक्सिस पे ले जाना होता है तो हमें एक्स को आयटा से मल्टीप्लाई करना होता है। इसीलिए वाई एक्सिस होती है वो इमेजनरी एक्सिस कहलाती है। ये तो रियल है, और इस रियल को अगर आयटा से मल्टीप्लाई कर दो तो कहाँ पहुंच जाओगे, इमेजनरी पे पहुंच जाओगे। ये चीज हम कहना चाह रहे हैं, एक्स हमारी रियल है और एक्स को क्या किया हमने, आयटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम कहाँ पहुंच गए, इमेजनरी पे पहुंच गए। ये हमारी रियल थी और इसको हमने क्या किया, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और हम कहाँ पहुंच गए, इमेजनरी एक्सिस पे पहुंच गए। और एंगल में कितना रोटेशन हुआ, एंगल में कितना रोटेशन हुआ, यहाँ एंगल में कितना रोटेशन हुआ, 90 डिग्री हुआ। एंगल में 90 डिग्री रोटेशन हुआ, इसीलिए जो आपकी वाई एक्सिस है वो इमेजनरी एक्सिस कहलाने लगी। ये इसका रीजन था। आप चाहो तो अपनी ये लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, ठीक है, अपनी हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे लिखना चाहो उसको इसमें लिख सकते हो कि एक्स एक्सिस को जब हमने आयटा से मल्टीप्लाई किया तो आयटा एक्स मिला जो कि इमेजनरी होता है, और एंगल में कितना रोटेशन हुआ, 90 डिग्री हुआ, यानी हम कहाँ पहुंच गए, वाई एक्सिस पे पहुंच गए। इसीलिए वाई एक्सिस को इमेजनरी एक्सिस बोला जाता है जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बात क्लियर कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है इमेजनरी नंबर का, ये है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की ये वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है। और क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, आर्गन डायग्राम था। तो इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, अपनी हिंदी लैंग्वेज में लिख लो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज में लिख लो, जैसा अच्छा लगे वैसे लिख लो। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आर्गन डायग्राम है। ये कुछ टॉपिक्स कल रिपीट हो गए थे, इसलिए आज हम लोग इनको थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें इतना ज़्यादा समय व्यतीत करने की जरूरत नहीं है, ये कोई एकदम बेसिक चीज़ है, मालूम भी होगी और नहीं भी मालूम होगी तो इसको जल्दी अडाप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, है ना। जो लोग देख रहे हैं वो उन्होंने अपनी अटेंडेंस भी नहीं दी कि कौन कौन है, ठीक है। यार इसको रख करने में बहुत आफत आती है। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा आर्गन डायग्राम, है ना, आर्गन डायग्राम था नेक्स्ट टॉपिक, आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम क्या होता है कि जैसे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक्स वाई प्लेन का यूज करते हैं 2D में, और 3D में XYZ प्लेन होता है हमारा, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आर्गन डायग्राम का यूज करते हैं। आर्गन डायग्राम जो है वो एक मैथमेटिशियन आर्गन थे, उन्होंने ही इस डायग्राम को बनाया था, यूज किया था सबसे पहले, इन्वेंट किया था, ये कहो, इन्वेंट तो चीज नहीं होगी क्योंकि इन्वेंशन कुछ हाँ साइंटिफिकली जब होती है ना तो उसको इन्वेंशन वर्ड बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया था एक आर्गन डायग्राम पे। तो आर्गन डायग्राम पे क्या होता है, मेनली हम लोग सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, कभी भी कोई रियल नंबर इसमें रिप्रेजेंट नहीं होता है, ये बात याद रखना। अगर आर्गन डायग्राम बोला गया है किसी भी क्वेश्चन में तो इसका मतलब है कि वो आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा है, ठीक है, ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि अगर आर्गन डायग्राम लिखा हुआ है इसका मतलब है आपका नंबर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कभी भी रियल नंबर आर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। तो आर्गन डायग्राम पे हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारी क्या होती है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, और ये हमारी क्या होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस हमारी रियल एक्सिस होती है और वाई एक्सिस हमारी कैसी होती है,
इमेजनरी एक्सिस होती है। अगर मानिए आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आल्टा वाई, और इसको आपको इसे आर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है, या हम इसको इस तरीके से लिख लें z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 4, और हम कहें कि आपको इसे इस आर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करोगे, x इक्वल टू 3 ले लोगे और y इक्वल टू 4 ले लोगे, और यहाँ पे ये नंबर प्लॉट कर दोगे z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 4, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो पॉइंट p 3,4। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो कोई भी नंबर अगर आर्गन डायग्राम पे आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो 3,4, और z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 4, ये आपका नंबर है। ठीक है, तो वहां पे ये चीज नहीं सोचनी है कि आयोटा है तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल वैसे ही रिप्रेजेंट होगा जैसे कि आप रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है यहाँ पर कि जो आपकी एक्सिस होती है वाई एक्सिस, वो इमेजनरी एक्सिस होती है, और एक्स एक्सिस आपकी क्या होती है, रियल एक्सिस होती है। तो इमेजनरी एक्सिस पे हम इमेजनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, और रियल एक्सिस पे हम रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर देखते हैं इस आर्गन डायग्राम में और क्या क्या चीजें होती हैं। आर्गन डायग्राम में ये जो होता है आपका ओरिजिन से लेके जो पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है, ओरिजिन से पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है वो कहलाती है आपकी मॉड्यूलस। ओरिजिन से पॉइंट पी तक की जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग मॉड्यूलस बोलते हैं। और ये मॉड्यूलस की जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आर से होता है। आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस केस में क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और 3 और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 5 आता है। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी आपके यहाँ पर, यानी मॉडुलस कितना है, 5 है। और ये आर क्या होती है, डिस्टेंस होती है, इसलिए ओरिजिन से पॉइंट पी तक की जो भी वैल्यू होगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस बोलते हैं, और इसको यूनिट्स में लिख दिया जाता है, आर इक्वल टू 5 यूनिट्स। क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट गिवन नहीं होती है तो 5 यूनिट्स हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखने वाली है, वो ये है कि ये जो एंगल होता है, इस एंगल को क्या हम लोग बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। और इसको अगर चाहो तो ऐसे बना लो। ठीक है, ये एंगल क्या होता है, थीटा होता है, और ये एंटी क्लॉकवाइज हम लोग इसको रोटेट करते हैं, मतलब देखते जो है वो एंगल को ऐसे देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये थीटा होता है, और थीटा क्या कहलाता है आपका, थीटा आपका आर्गुमेंट कहलाता है, थीटा आपका आर्गुमेंट कहलाता है। और ये एंगल होता है जिसको एंटी क्लॉकवाइज से डायरेक्शन में हम लोग मेजर करते हैं। और थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, थीटा की वैल्यू होती है हमारी tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, इस केस में अगर हम देखें तो tan इनवर्स 4/3 ये हो जाएगी हमारी थीटा की वैल्यू। ठीक, तो थीटा जो होता है वो tan इनवर्स y/x होता है, और थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट होता है हमारा। अगर हमें इसकी ये डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करनी है, देखो कलर चेंज करते हैं तो अच्छे से आएगा समझ में। मानो अगर हम कहें कि आपसे कि आप ये डिस्टेंस को फाइंड आउट करो, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी कहलाती है x cos थीटा, और ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाती है, कहलाती है y इक्वल टू r sin थीटा। ये कहलाती है सॉरी x इक्वल टू r cos थीटा, ये कहलाती है y इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है, इसको अगर देखो, ये y कहलाती है हमारी y इक्वल टू r sin थीटा, और ये क्या कहलाती है x इक्वल टू r cos थीटा। ये बात तो आप लोगों को मालूम होगी पहले से भी, इतना कोई नया कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर इसको हमने डिस्टेंस a बोल दिया, इसको डिस्टेंस b बोल दिया, तो OA की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, x इक्वल टू r cos थीटा, और OB कितना हो जाएगा, y इक्वल टू r sin थीटा। क्लियर, ठीक। और इसमें क्या देख सकते हैं आर्गन डायग्राम में, डिस्टेंस जो होता है मॉडुलस कहलाता है। ठीक है, आपका हो गया। और ये जो एंगल ओपी जो है, इसको अगर थीटा को अगर आपको स्टेटमेंट में लिखना है तो आप ये लिख सकते हो कि जो एंगल ओपी है, ओपी
ओ और ये पॉइंट आपका पी, ओपी मेक्स विथ एक्स एक्सिस। थीटा क्या होता है? डिस्टेंस ओपी मेक्स विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ में जो ये डिस्टेंस ओपी जो है, जो एंगल बनाती है, वो कहलाता है हमारा थीटा। और इसको हम लोग हमेशा कैसे देखते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही देखते हैं एंगल को, ये बात याद रखना, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्टेंस ओपी मेक्स विथ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल मेड बाई, इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लो, एंगल मेड बाई डिस्टेंस ओपी विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। एंगल मेड बाय डिस्टेंस ओपी विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड थीटा, व्हिच इज आर्गुमेंट इस वैल्यू इज tan इनवर्स y by x। इस केस में हो जाएगी tan इनवर्स 4/3। क्लियर? इतना हो गया क्लियर। अब देखो एक चीज और बतानी थी। z इक्वल टू एक्स प्लस आर्टा वाई होता है, तो z इक्वल टू एक्स की जगह हम लिख दे r cos थीटा और y की जगह लिख दे r sin थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये जो होती है ये कहलाती है पोलर फॉर्म, यानी आपने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिख दिया है, ठीक। और अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख दें r e की पावर ऑफ i थीटा, तो ये कहलाती है आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम लिख सकते हैं e की पावर i थीटा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा को e की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। ये कहलाती है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये क्या कहलाती है हमारी? z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कहलाती है हमारी कार्टेशियन फॉर्म। तो आपने तीनों फॉर्म में क्या किया? अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख दिया, ठीक है। ये आपकी हो गई कार्टेशियन फॉर्म, ये हो गई पोलर फॉर्म और ये हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? तो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई चीज कैसे कहाँ से निकल के आ गई है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो कि आपको आगे अभी यूज होंगे, तो उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक। थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता सकता है कमेंट के थ्रू कि मैम थोड़ा धीरे चले, या फिर कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हुआ हो तो। आगे बढ़े, लिखना है लिख लो, 2 मिनट है तुम्हारे पास, लिखो लिखो। चलो, बाकी लोग तो ज्वाइन ही नहीं किए, लगता सो गए। हाँ, उनको अब रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा। अभी मुझे भी इसको काटना छाटना पड़ेगा, क्योंकि आधे घंटे की स्टार्टिंग में ऐसे ही चल रहा था। जिसने देखा होगा तो स्टार्टिंग में सोचा होगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, इसलिए मुझे अकेले हम कैसे इसकी टेस्टिंग करें ना, ये भी तो प्रॉब्लम थी ना मेरे साथ। मैं डमी कितने बनाऊंगी इसमें? मैंने एक डमी बना लिया था, उससे चेक कर लिया था कि हाँ सबका मतलब कैसे ओपन होगा, आप अपना वेबसाइट के थ्रू कैसे ओपन करोगे। एक्चुअली मुझे अभी कुछ वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे डालने थे, तो इसीलिए मैंने उसको यूट्यूब पे ही हम उसको डायरेक्ट हमने ओपन किया, लेकिन आपका वो आपकी वेबसाइट से ही ओपन हुआ है, क्योंकि मैंने सोचा कि दोबारा मुझे यूट्यूब में डालने के लिए अपलोड करना पड़ेगा, तो ये जो अपलोड का झंझट है ना उससे हम बच जाएंगे थोड़ा, वरना बहुत टाइम टेकन हो जाता है कि इधर से करो फिर उधर अपलोड करो, डाउनलोड करो फिर अपलोड करो। तो हमने सोचा इसको हम यूट्यूब पे ही डायरेक्ट ओपन कर देते हैं और इसको हम वहां से सीधे अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर।
जो लोग सोच रहे होंगे कि किस तरीके की क्लास होगी यहाँ पर, थोड़ा सा उनके लिए डेमो क्लास है ये। बाकी इसीलिए आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के थ्रू ही ओपन किया है, क्योंकि हमने उसको वैसे उस वहां पे सिस्टम उसका बना दिया है। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और कुछ की पॉइंट्स देखते हैं, बेसिक की पॉइंट्स। हम लोगों ने ये सारे जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के लिस्टिंग जो है वो कल कर ली थी, इसलिए हम दोबारा लिस्टिंग नहीं की हम लोगों ने। बेसिक की पॉइंट्स में क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। वो इसलिए याद रखने के लिए जरूरी है क्योंकि ये पॉइंट्स जो है कहीं ना कहीं आगे यूज होंगे। पेपर में तो डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तो पेपर में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप जब क्वेश्चन आगे करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको यूज हो जाएंगे। पहला जो की पॉइंट है, पावर्स ऑफ आयोटा। पावर्स ऑफ आयोटा, आयोटा की जो पावर्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, मतलब कैसे फाइंड कैसे फाइंड आउट की जाती हैं। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1 होती है, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हो। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 और इंटू आयोटा, यानी ये हो गई माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब को माइनस आयोटा लिख सकते हो। आयोटा 4 को क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को -1, ये -1, ये हो गया आपका +1, ठीक है। ऐसे अगर मानो आयोटा 5 लिखना हो तो क्या लिख सकते हो उसको, आयोटा 5 को लिख सकते हो आयोटा 4 इंटू आयोटा, आयोटा 4 को लिख सकते हो 1 इंटू आयोटा, ये हो गया आयोटा। अब ऐसे लिखते तो चले नहीं जाएंगे। मानो अगर किसी ने पूछ दिया आयोटा पावर 420 क्या होती है, तो ऐसे निकालते तो नहीं जाएंगे, कुछ और ही देखेंगे कि क्या होगी 420 की, है ना। आयोटा पावर 420 की वैल्यू क्या होगी, इसको कैसे फाइंड आउट करोगे। इसको फाइंड आउट करने का सबसे इजी और सिंपलेस्ट मेथड है, मालूम होगा आप लोगों को। क्या करोगे, 420 को 4 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे और देखोगे कि कितना जा रहा है। 4 1 जा 4 और ये 0 20, ये जाएगा 15 05, ठीक है। ओके, तो कितना हो गया, आयोटा पावर 105 इंटू 4। आप 420 को लिख सकते हो या इसको ऐसे लिखो, आयोटा पावर 4 इंटू 105, ठीक है। और आयोटा पावर 4 क्या है, 1 है, और ये क्या हो गया। यानी यहाँ से क्या चीज समझ में आ रही है कि आयोटा की अगर कोई भी पावर 4 का मल्टीपल होगी, आयोटा की अगर कोई भी पावर 4 का मल्टीपल होगी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। बस ये चीज याद रखनी होगी कि आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर जो होगी वो अगर 4 का मल्टीपल होगी तो उसका आंसर 1 आएगा। यानी आयोटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल होगी तो उसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। अगर मानो आपको यहीं से 422 निकालना होता तो क्या करते, आयोटा पावर 4 इंटू 105, तो ये हो गया, और एक आयोटा स्क्वायर आएगा, बचेगा ना। इसको लिख देते 1 की पावर 105 और इसको लिख देते आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और ये हो जाती है आपकी -1, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख सकते थे। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा की पॉइंट्स में, लिखा नहीं था क्या, लिख लो लिख लो लिख लो, अब कर दिया मैंने तो। अब हम लोगों का माइक भी टेस्ट हो गया है, माइक भी एकदम सही चल रहा है, कैमरा भी परफेक्ट है और लाइटिंग भी परफेक्ट है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सेट हो गया है। और अभी आप लोग
वेबसाइट से यहाँ पर आए हैं क्योंकि वो चीज अभी हमने की है, इसीलिए आप लोग वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर आए हैं, डायरेक्ट नहीं आए हैं यूट्यूब में। तो अभी एक्चुअली हमको यूट्यूब में एक दो वीडियोस अपलोड करने थे, हमसे कुछ लोगों ने मांगे थे कि कुछ वीडियोस हमको दे दीजिए, जो हमारे मतलब हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स वगैरह हैं और कुछ हमारे बैचमेट्स भी हैं, तो हम सबको तो ऐसे एक एक करके हमको सेंड करना पड़ता व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। तो हमने सोचा सबसे बढ़िया मीडियम है कि हम इसको यूट्यूब पे ही कर देते हैं कुछ वीडियोस को, और वे लोग वहीं से इसको देख लेंगे। तो अभी तो ये अनलिस्टेड है, अभी तो किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन इसको हम जब पब्लिकली ओपन करेंगे तब ये सबको दिखेगा। सेकेंड की पॉइंट है हमारा आयोटा एज एन ऑपरेटर। आयोटा को अगर हम ऑपरेटर की तरह यूज करें, ये अभी कुछ कर रहा है आवाज, इसको आज ठीक करूंगे। आयोटा को एज एन ऑपरेटर की तरह कैसे यूज कर सकते हैं? ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? ऑपरेटर का सिंपल से एक मतलब होता है, इसको कॉम्प्लेक्स में भी अभी हम लोग क्वांटम में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी आपका माना कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, उसको क्या करो, जो भी ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर उस पर ऑपरेट कर दो। ऑपरेटर का काम होता है किसी पे ऑपरेट होना। तो यहाँ पर क्या है, आयोटा है, आयोटा क्या है, एज एन ऑपरेटर हो रहा है कहाँ पर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे हो रहा है। तो आयोटा को क्या कर दो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने क्या किया, आयोटा को ऑपरेट कर दिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर पर। आयोटा को क्या किया, ऑपरेट कर दिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर पर। तो आयोटा इंटू जेड। अब यहाँ पे कोई भी होता है, जैसे हम लोग वहां पे लैडर ऑपरेटर पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हम लोग उसको ऑपरेट कर देते हैं जहां पे भी उसको हमें ऑपरेट कराना होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर हमने क्या किया, आयोटा को ऑपरेट कर दिया यहाँ पर। अब आयोटा को ऑपरेट करने पे क्या चेंज आएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे चेंज क्या आएगा, चेंज क्या आएगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर पर किसी भी अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर अगर हम आयोटा को ऑपरेट करें तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या चेंज आएगा, वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, एक्चुअली इस तरीके के क्वेश्चंस आपके गेट में पूछे जा सकते हैं। और उन्होंने क्या किया कि जेड को एक बड़ा भारी आपको मानिए दे दिया, कुछ है कुछ मानिए बड़ा सा नंबर दे दिया आपको पोलर फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कार्टेशियन में तो नहीं देंगे, मानिए पोलर फॉर्म में दे दिया है ना। आपसे पूछ लिया कि इसको ऑपरेटर को आयोटा को हमने यहाँ पे ऑपरेट कराया है, बताओ चेंज क्या आएगा। ठीक है, बड़ा सा आप इसमें देख के और आपको इस तरीके से लिख दिया है 3 cos 1 पाई बाई, इस तरीके से मैंने लिख दिया 3 cos थीटा प्लस पाई बाई 4 प्लस 3 साइन थीटा प्लस पाई बाई 4, मानी ये लिख दिया। या पाई बाई 4 भी नहीं लिखा, यहाँ पे मानी लिख दिया 7 पाई बाई 3 लिख दिया मानो। ठीक है, पता नहीं कि ये नंबर कितना होता है, मानो यहाँ पे 7 पाई बाई 3 लिख दिया। अब ये देखने में कितना वो लग रहा है, हैवी लग रहा है, cos थीटा प्लस 7 पाई बाई 3, या मानो ऐसे भी नहीं लिखा, ऐसे लिख दिया उन्होंने 3 cos 2m पाई प्लस 7 पाई बाई 3 प्लस 3 साइन 2m पाई प्लस 7 पाई बाई 3, मानो ऐसे लिख दिया। और m की वैल्यू लिख दी 0 1 2 3, ऐसे लिख दी प्लस माइनस। ठीक है, ये मानिए ये लिख दिया उन्होंने। आप कहा कि आयोटा को ऑपरेटर की तरह हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है। अब तो देख के डर जाओगे, इसको ऐसे देखोगे और देख के क्या करोगे, एकदम डर जाओगे, अरे भगवान कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है। अब इसमें आप आयोटा को कैसे ऑपरेट कराएं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा को एज एन ऑपरेटर की तरह एक एक करके पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुछ, इसके बाद शायद ये सॉल्व हो पाए। वहीं पे इसको डर जाओगे और पता नहीं कौन सा गलत स्टेप चूज कर लोगे और बड़ा सा एकदम एक पन्ने का खर्रा तैयार कर दोगे इसके सॉल्यूशन के लिए। तो उससे बचने के लिए ही ये कुछ की पॉइंट्स है कि एक पन्ने का खर्रा तैयार नहीं करना है, सिंपल सा एक लाइन का इसका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो क्या किया, क्या करेंगे हम लोग देख लेते हैं, अभी खर्रा तैयार कर लेते हैं, आधे पेज का ही होगा, वहां पेपर में नहीं तैयार करेंगे। ठीक, पेपर में सिंपल टिक मारेंगे अपने आंसर पे। तो आयोटा एज एन ऑपरेटर की तरह यूज कर रहे हैं, तो
हमने क्या किया, z क्या होता है हमारा, और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है r की वैल्यू। ठीक है, आयोटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा को हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा 1 लिख सकते हैं। आयोटा को ये लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना इस फॉर्म में, x प्लस आयोटा y, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे क्या है, आयोटा है, z की वैल्यू आयोटा है, आयोटा को क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा 1 लिख सकते हैं। ठीक है, आयोटा को क्या करना है, इस पे ऑपरेट कराना है, तो हमने क्या किया, ऑपरेट करा दिया, आयोटा को लिख दिया 0 प्लस आयोटा 1, और यहाँ लिख दिया हमने r cos थीटा, r बाहर ले लेते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, और क्या करें, हाँ अब इसको इससे तो नहीं कर पाओगे, मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे ना, यहाँ ये तो कार्टेशियन फॉर्म है और ये पोलर फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कैसे मल्टीप्लाई करोगे, कर ही नहीं सकते हो भाई, ये दोनों पोलर फॉर्म हो, ये दोनों कार्टेशियन फॉर्म है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, तभी तो मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, ऐसे तो मल्टीप्लाई कर नहीं पाओगे। तो 0 और प्लस आयोटा 1 को अगर ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म में लिखी है, अगर हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट, देखोगे कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर पाओगे, उसको नहीं कर पाओगे, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स 1/0, और 1/0 क्या होता है अपना, tan इनवर्स इंफिनिटी, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, और tan इनवर्स इंफिनिटी कहाँ पर होता है, 90 डिग्री पर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये चूचू कर रहा है अभी, इसको आप ठीक करेंगे। तो ये हम लोग ने अगर इसको हमें पोलर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 0 को लिख देंगे हम लोग 0 प्लस आयोटा 1 को, r की वैल्यू तो 1 आ गई है और थीटा की वैल्यू 90 हो गई, यानी cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2। ठीक, ये हमने लिख दिया इसको, ये हमने क्या किया, इसको पोलर फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि कभी भी अलग अलग फॉर्म्स के होंगे तो इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, ये कार्टेशियन फॉर्म में था, ये पोलर फॉर्म में था, मल्टीप्लाई कैसे होता, होता ही नहीं मल्टीप्लाई, अगर कर रहे हो तो बेवकूफी बना कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम किसी भी दो अलग अलग फॉर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुम बेवकूफी कर रहे हो, जैसे मैट्रिक्स में होता है कि ऐसे नहीं मल्टीप्लाई होता है, वो सेम होता है ना, अगर इधर क्या होता है मैट्रिक्स में, हाँ जैसे मैट्रिक्स में अगर ऐड करना होता है तो यहाँ पे भी ए भी तुम्हारी 2/2 की होनी चाहिए, बी भी 2/2 की होनी चाहिए, तभी तो ऐड कर पाते हो, ऐड नहीं कर पाते हो ना। उसी तरीके से इसमें क्या करना, हमको मल्टीप्लाई करना है तो दोनों सेम फॉर्म के होने चाहिए, तो हमने इसको कार्टेशियन फॉर्म को क्या किया, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो ये पोलर फॉर्म में इतना आ गया, और ये पहले से पोलर फॉर्म में दे रखा था, हमने लेके रखा था इसको, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1, और आर को तो हमने एज इट इज रख दिया, 1 को r इंटू 1 तो 1 ही हो गया, और ये लिख देंगे cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2, और ये हो जाएगा अपना cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, z हमको इतना दे रखा था। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, खुद अपना करके देख लेना, यहाँ पर आपका दो फॉर्मूला बनेंगे, एक फॉर्मूला आपका होगा cos a प्लस बी का, एक फॉर्मूला होगा sin a प्लस बी का। ठीक है, ये आएगा आपका फाइनली cos थीटा प्लस π/2 प्लस आयोटा sin थीटा प्लस π/2, इसको करके देख लेना, यही आएगा निकल के। ठीक है, तो यहां से हमें क्या दिखा, फाइनली जो हमको मिला वो ये मिला कि जब हम किसी भी आयोटा को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे ऑपरेट कराएंगे, अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने यहाँ पे ये लिखा था क्योंकि हमें सिंपल फॉर्म लेके चलना था, हमें कॉन्सेप्ट निकाल रहे थे, डेरिवेशन कर रहे थे, तो हम सिंपल फॉर्म में लेके चला कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर अगर हम आयोटा को ऑपरेट कराएंगे तो सिर्फ जो चेंज आएगा उस कॉम्प्लेक्स जो हमारे रिजल्ट में, वो चेंज क्या आएगा कि जो पहली चीज है कि जो इसका ये है आर्गुमेंट है, उसमें क्या होगा, π/2 का इंक्रीज होगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा प्लस π/2 हो जाएगी, आर्गुमेंट हमारा क्या बन जाएगा, आर्गुमेंट हमारा थीटा प्लस π/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी
थीटा की वैल्यू में एडिशन हो जाएगा पाई बाई 2 का, किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ये चीज हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी पढ़ी थी। हमेशा हम लोग इसमें एंगल कहाँ लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है। तो थीटा में पाई बाई 2 का इंक्रीमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और दूसरी चीज क्या है कि इसके मॉड्यूलस में आर में कोई चेंज नहीं होगा, आर में कोई चेंज नहीं होगा, आर डज नॉट चेंज, आर डज नॉट चेंज, आर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। गंदा दिख रहा है क्या, कोई मिनट, आर डज नॉट चेंज, केवल चेंज होगा वो आर्गुमेंट में चेंज होगा, कितना होगा, पाई बाई 2 का। तो अब हम लोग अपने इस क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन हमको दिया गया था कि बताओ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर था और इसमें ये आइटा को क्या किया गया था, ऑपरेट कराया गया था, और इसमें हमें देखना था कि क्या चेंज होगा। तो सिंपल सा क्या चेंज हमें करना था, इसमें पाई बाई 2 का एडिशन कर देना था इसके आर्गुमेंट में। तो जो भी ये आर्गुमेंट था, ये तो भाई एक वेरिएबल है, ये 7 पाई बाई 3 जो था उसमें उठा के क्या कर देते, पाई बाई 2 का एडिशन कर देते, ठीक है। अब इसमें इसको पाई बाई 2 का एडिशन कर दो, 3 2 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 2 7 14, इधर 14 आया और 2 और 3 आया, तो इधर 3 आया और 14 3 17, ये आ जाएगा। यानी इतना चेंज होगा 17 पाई बाई 6, और किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। उसमें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, तो ये आपका ऑप्शन उसमें सही होगा। कि पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि क्या चेंज हुआ, ये कितना बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर दे देंगे, आइटा को इस पे ऑपरेट कराया, तो बताओ क्या चेंज हुआ। तो तुम्हें इसमें ऑपरेट कराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये चीज मालूम है कि आर्गुमेंट में क्या होता है, पाई बाई 2 का चेंज होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सिंपल सा क्या करोगे, इसको, इसका ये वाला पार्ट उठाओगे, इसमें इसको नहीं उठाओगे, इस वाले पार्ट को लोगे, इसमें पाई बाई 2 का एडिशन कर दोगे, इतना आ गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो वहां पे खरा तैयार करने की जरूरत नहीं है, ये चीज याद होनी चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिर्फ पाई बाई 2 का चेंज आता है। आगे बढ़े बड़े बड़े बड़े, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब बढ़िया चल रहा है ना, मस्त एकदम मस्त चल रहा है, मस्त, हाँ बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जितने लोग प्रेजेंट हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, वॉइस क्लियर आ रही है, वीडियो तो नहीं लैग कर रही है, मुझे तो पता भी नहीं चल रहा, कोई कमेंट भी नहीं कर रहा है, सब शांत बैठे हैं। ये चूचू कर रहा है, इसको वॉइस ठीक करेंगे अभी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है तो वो अपने कमेंट के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकता है, इस चैट में अपना कमेंट लिख दे और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकता है। अगर किसी को वीडियो में, ऑडियो में कोई प्रॉब्लम हो, या ये जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसमें कहीं किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, तो वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा, हम तो ऐसे ही पढ़ाते चले जाएंगे। तीसरा जो पॉइंट है आपका, वो पॉइंट है आपका conjugate of a complex number, conjugate of a complex number। क्या होता है conjugate of a complex number? ये आपको पता है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई आप लिख सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर आप उसको z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको क्या लिखना है, कॉन्जुगेट लिखना है, तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, z बार के फॉर्म में लिखा जाएगा और ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस आइटा वाई हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस आयोटा वाई है तो वो माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, और अगर माइनस आयोटा वाई है तो वो प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। ये सिंपल सा क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट कहलाता है, ठीक है। कहीं कहीं पेपर में आपको, बुक्स में आपको जेड बार की जगह जेड एस्ट्रिक भी मिल सकता है, तो ये भी
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही कहलाता है। ठीक है, तो z की वैल्यू ये हो गई और z बार की वैल्यू क्या हो गई, x प्लस आटा y हो गई। अगर हमें यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में कहा जाए कि रियल पार्ट ऑफ z निकालो, क्वेश्चन सिर्फ इतना है, क्वेश्चन कितना है, ये नहीं गिवन है, ये नहीं गिवन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको गिवन नहीं है, और ये z गिवन है, सिर्फ ये नहीं गिवन है, सिर्फ ये गिवन है। और आपसे कहा रियल पार्ट ऑफ z निकालो, तो क्या करोगे, z प्लस जेड बार बाई 2 कर दोगे। वो क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z होता है। कैसे होता है देखते हैं हम लोग। z की वैल्यू क्या है, x प्लस आटा y है, और z बार क्या है, x माइनस आटा y है। अगर हम z प्लस जेड बार करें तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और z प्लस जेड बार बाई 2 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और x क्या होता है, रियल पार्ट होता है z का। ठीक है, आगे x की वैल्यू है, ये वैल्यू हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें क्वेश्चंस में कुछ इस तरीके से अपने वहां पे क्वेश्चन आप करोगे तो समझ में आ जाएगा कि हमको यहाँ पे z बार की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, x को डायरेक्ट z प्लस जेड बार बाई 2 लिख देंगे वहां पर। ठीक है, इसलिए ये चीज यहाँ पे करा दी, क्योंकि जब वहां क्वेश्चन कराएं तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर हमें x को z बार के फॉर्म में अगर लिखना है तो हम उसको z प्लस जेड बार बाई 2 लिख सकते हैं। क्लियर। अगर हमें इसका इमेजनरी पार्ट लिखना है, अगर आप इसका इमेजनरी पार्ट लिखना चाहते हो z का, तो कैसे लिखोगे, देखो z इक्वल टू दिस है, z बार इक्वल टू दिस है, अगर z माइनस जेड बार कर दें तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स ये ऐड हो जाएगा, 2 आइटा y हो जाएगा। तो z माइनस जेड बार अपॉन 2 आइटा इज इक्वल टू y। और y क्या होता है, इमेजनरी पार्ट होता है, तो इमेजनरी पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, z माइनस जेड बार अपॉन 2 आइटा। क्लियर आया समझ में। यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो पूछो कि कौन सा पॉइंट्स कैसे आ गया। नहीं दिक्कत, आगे बढ़े। एक टॉपिक और है इसमें, पावर्स ऑफ जेड। जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, कुछ चीजें पहले पढ़ा चुके हैं इसलिए उसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। कोई प्रॉब्लम है, नहीं बढ़े आगे। पावर्स ऑफ जेड, ऐसा होता कि इसको रब नहीं करना पड़ता ना, डिजिटल बोर्ड में रहता है, आप करने का झंझट नहीं होता है वहां पर, बस ऐसे बटन दबाओ वो पूरा क्लियर हो जाता है। ये समय भी बचेगा, उसमें रब नहीं करना पड़ेगा, बस ऐसे बटन दबाएंगे सब एक बार में साफ, उतना समय बचेगा। अगर 2-2 मिनट, ओके सब सही है। उसमें क्या होता है, ऐसे 2-2 मिनट में ना रब नहीं करना पड़ता है, लिखो फिर रब करो, ऐसे बटन दबाओ सब रब हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्या है, पावर्स ऑफ जेड। फोर्थ है की पॉइंट, पावर्स ऑफ जेड, पावर्स ऑफ जेड। ठीक है, जैसे ही सोनिका ने बोला यस मैम ऑल इज वेल, तुरंत ही वो ब्लड हो गया। एक्चुअली क्या होता है, जब बहुत ज्यादा एकदम इसके स्क्रीन के आगे चले जाते हैं तो वो कैमरा जो होता है उसमें वो फोकसिंग का सिस्टम होता है, तो वो क्या करता है, फोकस करने लगता है, ऑटो फोकस होता है। उसको ऑटो फोकस ऑफ भी कर दो तो भी वो करता है, पता नहीं, ज्यादा हमने छेड़खानी नहीं की, इतना महंगा कैमरा है, एक बार वो लगा के चले गए हैं, अब इसमें हम ज्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे। कुछ उन्होंने हमको चीजें बता दी हैं कि अगर आपका कुछ गड़बड़ होता है तो आप इस तरीके से उसको ठीक कर लीजिएगा, बस ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर गड़बड़ हो गया तो फिर उनको बुलाओ, फिर वो ठीक करेंगे और बहुत टाइम अपना वेस्ट हो जाता है। कल ऐसे पूरा टाइम कल पूरा निकल गया। आगे देखते हैं पावर्स ऑफ जेड। ठीक है, तो जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आयोटा वाई होती है। क्लियर। और अगर हम आपसे कहें जेड स्क्वायर फाइंड आउट करो तो क्या करोगे, सिंपल सा एक्स प्लस आयोटा वाई को क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे।
कर दोगे ना, और a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दोगे। तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का जब फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। ठीक, जेड क्यूब को क्या करोगे, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब कर दोगे। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर दोगे, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये होता है ना फॉर्मूला। फॉर्मूला को ओपन करोगे तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग करोगे 5 मिनट लगाओगे, मुझे पता है, मालूम कर तो लोगे लोगे, इसमें कोई नई चीज तो बता नहीं रहे अभी, अब जब नई चीज बताएंगे तब आप लोग को उससे करवाएंगे वो चीज। तो याद आएगा एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस आयोटा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ठीक है, चेक कर लेना, वैसे मैंने सही लिखा है, अगर मानो मैं भी गड़बड़ हो तो। क्लियर, ये हो गया हमारा पावर्स ऑफ जेड। इसको याद रखना, इसको तो याद ही रखना, इसको भी याद रखना, सही रहेगा, आगे डायरेक्ट यूज कर लोगे, वरना वहां पे क्या करना पड़ेगा, 2 लाइन का और स्टेप करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया है, कल जो हम लोगों ने लिस्टिंग कराई थी उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आज मैंने सोचा कि आज हमको सेक्शन 1 कंप्लीट करना है, और सेक्शन 1 में अपन लोग ने कल 2 पार्ट्स बताए थे, एक 1A था 1B था। 1A में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एलिमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और सेक्शन 1B जो था वो एनालिटिक फंक्शंस था। और दोनों टॉपिक्स हमको आज कवर करने हैं। अभी क्लास रहेगी और इसके बाद शाम को 7 o'clock से क्लास रहेगी। ठीक है, अभी दो इंटरवल्स में क्लास रहेगी, अभी रहेगी, फिर बीच में आधे घंटे का गैप होगा, आधे घंटे 15 मिनट ले लो, गैप बहुत है, 15 मिनट का गैप होगा, फिर इसके बाद 1.5 घंटे क्लास रहेगी, शाम को 7 AM से क्लास, 7 PM से क्लास रहेगी, शाम को भी क्लास होगी 7 बजे से। ठीक है, अभी कितना बज रहा है, तो बोर्ड की तरफ जाते हैं ना तो वो ब्लड होने लगता है, फोन में देख लेते हैं। अभी बज रहा है 8:30 हो रहा है, अभी हम लोग 10 मिनट और पढ़ेंगे, या इस टॉपिक को तभी करें या ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं 15 मिनट का। ओके ओके स्टूडेंट्स, इसको ब्रेक के बाद करते हैं, 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। और तब तक आप लोग भी अगर कुछ नहीं खाए पिए हैं तो कुछ खा पी लीजिए, और 15 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग फिर वापस आते हैं। अभी हुआ है 8:25 हुआ है, 8:25 हुआ है अभी, और यहाँ से 15 मिनट्स ऐड ऑन कर दो,